आज के इस सत्र में हमारे सबके आदरणीय और हमारी स्वाध्याय समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल जी भाई साहब, जिनके कुशल मार्गदर्शन में वर्षों से न केवल ये परिपाटी, इसके अलावा भी बहुत नवाचार करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठतम काम करने के और कई कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। उन्होंने आज उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और हमारे बीच में हम सबके अग्रज और निश्चित ही कुछ न कुछ रोज गतिविधि के माध्यम से प्रेरित करते आ रहे हैं। लंबा अनुभव उन्होंने कर्मचारी जगत से लेकर हर प्रकार की विधा में हम सबको प्रेरित करने का काम किया, इस विचार परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। परमादरणीय सप्रे जी, हमारी पूरी टोली, यहाँ राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी बैठे, नीतिराज जी, आपका भी अभिवादन। और क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और माननीय पूरी टोली से मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने तकनीकी कारण कहा, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से नहीं, मेरे कारण से ये कार्यक्रम लेट हुआ। मैं कार्यक्रम लगातार चल रहा हूँ, रात में भी चला, अभी भी चला, और इसलिए सबसे पहले माफ़ी चाहते हुए और जिस विषय को, क्योंकि विषय की गंभीरता, किसान अपने आप में उससे गंभीर कोई विषय दुनिया में हो नहीं सकता। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या, यदि हम इसके प्रारंभ से देखते हैं तो जब से मानव का जन्म हुआ, हम सामान्यतः हम तो भारतीय संस्कृति को मानने और जानने और उसी के अनुरूप कार्य करने वाले लोग हैं और उसी विधा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें हमारी 4 युगों का वर्णन है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और वर्तमान का युग। इन सभी युगों में कृषि की अपनी महत्ता रही और कृषि को सर्वोच्च स्थान पर हमेशा रखा गया है। हम यदि ऋग्वैदिक काल देखें, क्योंकि वैदिक काल हम साइंटिफिक तरीके से, जो वर्तमान में कांग्रेस ने जो एक शिक्षा पद्धति विकसित की थी मैकाले के अनुरूप और आगे भी उसको बढ़ाने का काम किया था, उन कालखंडों के यदि हम देखते हैं तो जो भी मानव इतिहास, विकास का इतिहास रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि खेती का उद्गम और उद्भव कैसे हुआ, पानी से सब चीज़ों का जन्म, इस प्रकार की धारणाएं आई और है भी, सत्य भी है। और इस प्रकार की हमारे दशावतार का जो कल्पना है कच्चा पत्थर से ही शुरू होता है, तो वो मैं उन पर नहीं जाकर, क्योंकि हमको खेती के विषय, लेकिन जिस प्राचीन परंपरा से, वो प्राचीन परंपरा हमेशा भारत में विकसित हुई है। इसके लंबे उदाहरण यदि हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में देखते हैं तो मेसोपोटामिया के अलावा हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति को यदि देखते हैं तो वहाँ पहले साक्ष्य बड़े रूप में मिलेगा। चाहे इंद्र, मित्र, नरत, इस प्रकार के देवताओं को वहाँ पर वर्णन था। खेती से सीधे जुड़े हुए देवता थे। और जो कि यदि विश्व में कहीं पहली बार खेती हुई है तो हमारे भारतवर्ष में ही वर्णन आया है। गेहूं की खेती का वर्णन आया है और ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साक्ष्य है। नाली बनाकर कैसे स्थायी खेती किया जाता वहाँ से। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं महाभारत काल में भगवान बलराम, जो हमारी कृषि देवता माने जाते, विश्व के पहली नहर बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे ग्रंथ में वर्णन है, हमारे पुराणों में वर्णन है कि अपने हल की नोक से अयोध्या से लेकर मथुरा तक जो खींचकर उन्होंने बनाया, एक नहर बनाई और जिसके कारण उपजा हुई। जो धेनुकासुर, प्लम्बासुर, ऐसे कंस द्वारा ऐसे अनेकों राक्षस थे जिन्होंने खेती को नुकसान पहुंचाया, उनको मारकर खेती को बचाने का काम किया। गौ संवर्धन संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण से कोई बड़ा हो नहीं सकता। और उसी आधार पर आज हम जिसका चिंतन करेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक काम कर रही है और परिणाम तक लाने का काम कर रही है। फिर से हम कैसे, मैं इस परंपरा को बताने का मेरा केवल एक ही प्रकार है। जब हम अतीत को देखते हैं तो मैंने ये जितने भी कालों के नाम लिए, ये बहुत प्राचीन काल, रामायण काल तक यदि हम आते हैं तो रामायण में भी तो राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। और राम राज्य में कैसे हर्षित हुए उसकी कल्पना भी जब हम कहते हैं
तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हु नहीं व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नीति श्रुति नीति, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबदन लक्षण हीना, कृषि संपन्न सदा रहे धरनी, और त्रेता भई सतयुग के कर। अने उस काल में भी भगवान राम का राम राज्य कब आया? जब कृषि संपन्न हो गई थी, जब राम राज्य आया था। और जी इस परिप्रेक्ष्य को जब हम आगे उठा के देखते हैं तो हमारे और जब ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, तो हम जब महाजनपद का काल आया, आज से 2600 वर्ष पहले की बात मैं करूं तो उस महाजनपद के काल में जब पहली बार जनपद की कल्पना हुई, तो उस समय खेती के विभिन्न आयाम यहाँ पर भारत में विकसित किए गए। और मौर्य काल जब आया, अशोक मौर्य और उसके पहले के जो साम्राज्य हुए, आज से ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ, उस समय की समकालीन बात मैं कर रहा हूँ। तो स्थायी खेती और भारत खेती के मामले में सर्वोत्कृष्ट था। विश्व का जो व्यापार हुआ करता था उसका 80% केवल और केवल भारत का अधिकार था। ये बातों का वर्णन इसलिए भी आज जरूरी है कि भारत विश्व गुरु वैसे ही नहीं कहता। एक लंबा कार्यकाल, इस काल से ईसा पूर्व से लेकर लगातार 17वीं शताब्दी तक भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश रहा। भारत विश्व की हर विधा का, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खेती के क्षेत्र में हो, हमारे तो मसाले ही इतने प्रसिद्ध थे। जितने विदेशी हमारे देश में पहली बार आए थे यात्रा करने के लिए, हम चाहे हुनसेन के जमाने से देखें और चाहे उत्तरोत्तर देखें, और बाद के जितने भी, चाहे वो पुर्तगाली आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए, चाहे डचिस आए हों, ये सब के सब, और अंग्रेज आए हों, ये सब के सब उसी परिपाटी में आए थे। भारत के मसालों की विशेषता है। भारत का कपड़ा उद्योग अपने आप में इतना सक्षम उद्योग थे कि एक माचिस में, ये मैं नहीं, अंग्रेज इतिहासकार इसका वर्णन किया है, एक माचिस की डिब्बी में 15 से 20 मीटर की साड़ी एक माचिस की डिब्बी बन जाती। इतनी उत्कृष्ट कोटि की हमारी तकनीक खेती को लेकर थी। हमारे यहाँ, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ हमारे से मिला हुआ हमारा ही राज्य था, और भारतवर्ष का अभिन्न अंग है भी, मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग था भी। उसी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मिला के 3500 केवल चावल की वैरायटी होती थी, लगभग 335 आम की वैरायटी होती थी। इसकी कल्पना, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि उस परिप्रेक्ष्य में कि हमारी खेती को घाटा कहाँ से किया है और कैसे हम नुकसान में गए, इसको लगातार, चाहे वो, मैं तो आक्रमण भी हुए इस देश के अंदर, एक आक्रमण यानी अनेकों आक्रमण हुए, शकों के हुए, हूणों के हुए, कुषाणों के हुए, यवनों के हुए, लेकिन भारत बना रहा, विश्व गुरु बना रहा। उसके बाद उत्तरोत्तर में भी, चाहे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए, 1206 में जब पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई, भारत बना रहा। लेकिन उसके बाद भी उत्तरोत्तर, चाहे मुगलों के पहले भी, चाहे गुलाम वंश हो, खलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, सबसे बाद में मुगल आए। मुगलों तक भी भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा, चाहे हमारी स्थापत्य कला हो और चाहे खेती के क्षेत्र में, क्योंकि कोई न हो हमें कहानी, इस भाव के साथ हमारा किसान पूरी मेहनत और तल्लीनता से काम किया करता था। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान जब हमने झेला, जब अंग्रेज लोग इस देश में आए और उन्होंने जो धन निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने, जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, और उस दौरान एक किताब भी उन्होंने लिखी, और साथ में जो वर्णन किया कि कैसे धन निकासी का सिद्धांत, उस निकास के सिद्धांत को जिसने समझ लिया, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और उस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि भारत को यदि बचाना है, भारत को यदि जिंदा रखना है, तो खेती को फिर से ऊपर पे रखना पड़ेगा, नंबर 1 पर लाना पड़ेगा। हमारे देश में एक कहावत चलती थी, आज भी गांव-गांव प्रचलित है, कि उत्तम खेती मध्यम वान और अधम चाकरी वीक निदान। खेती सर्वोत्कृष्ट हुआ करती थी। मैं भी गांव में पैदा हुए हूँ, आप सब भी, अधिकतर लोग गांव में जब पैदा हुए हैं, तो हम इस विषय को जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले हमारे पिताजी या दादाजी पढ़े लिख जाते थे और नौकरी उनको घर भी देने आते थे, तो घर नौकरी नहीं करने देते थे उनको, कि नहीं खेती करो, खेती सर्वश्रेष्ठ काम। और मैं ये बात मानता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहला, क्योंकि हम जिस मीमांसा को लेकर आज बैठे हैं, उसकी पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होगी कि जब पहली बार 1947 में हमारा देश मुक्त हुआ, और पंडित नेहरू जी ने जो योजना देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो लाए, उन योजनाओं के बाद जो देश को घाटा दिया, उस योजनाओं के माध्यम से जो उनकी विदेशी परस्त मानसिकता थी,
उस मानसिकता के कारण देश को क्या घाटा हुआ, उसका हम एक सामान्य आज व्याख्यान और साथ में सब लोग चिंतन भी करें कि जब 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत उन्होंने की तो उन्होंने कहा है इस देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव। हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन उन्होंने भारत के विकास के ताले को विदेशी चाबी से खोलने का जो प्रयास किया, इसके कारण देश को बड़ा घाटा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरदार पटेल साहब, जिस समय पहली बार वो गए ब्रिटेन की सीनेट में गए, पहले भारत के विदेश गृह मंत्री थे और वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि व्हाट इज योर कल्चर, आपकी संस्कृति क्या है। तो उनका एक वाक्य का जवाब था, आवर कल्चर एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। हमारी खेती ही हमारी कृषि, हमारी खेती ही हमारी संस्कृति है, हमारी ऋषि परंपरा है, हमारी कृषि परंपरा है। और इसको विकसित करने के लिए आज जिन नीतियों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 1951 से जो एक मॉडल का नाम दिया, उन्होंने बाद में संविधान संशोधन करके कुछ प्रस्तावना में शब्द जरूर जोड़े, लेकिन उन शब्दों को भी गलत दिशा में, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे है अपना हिंदुस्तान कहाँ है, बसा हमारे गांव में। और उस गांव को यदि किसी ने सबसे ज्यादा बुरा हाल किसी ने किया है तो कांग्रेस नीति सरकारों ने किया है। यदि किसान का सबसे बुरा हाल किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। यदि शोषण की पराकाष्ठा को यदि माने तो मैं ये कहता हूं दुनिया के सारे घोटाले छोटे पड़ जाएंगे, दुनिया के सारे जितनी भी हम छोटी मोटी बातें करते हैं ये सब छोटी पड़ जाएंगी, बोनी पड़ जाएंगी। कांग्रेस ने जो घोटाला और जो भ्रष्टाचार 56% जीडीपी, ये मैं नहीं कहता, ये सारे आंकड़े कहते, ये देश की 56% जीडीपी में हिस्सेदारी 1947 के बाद मेरे किसान की हुआ करती थी। उसको समेटने का काम, उसको समेटने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, उसको भारत भूमि का एक किसान बेटा कभी माफ नहीं कर सकता। कि कांग्रेस ने जो 56% जीडीपी की जो हिस्सेदारी थी, सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना थी मेरे देश में, बेरोजगारी कभी नहीं रही। उठा के देख लें, ये भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, ये किसी के कारण नहीं। मैं कर्नाटक में पढ़ा हूं, वहां भी आज भी हम देखते हैं पूरे आंकड़े उठाकर, पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में केवल एक ही सोने की खदान है, कर्नाटक के कोलार में। और उस समय भी एक ही थी, आज भी एक ही है, लेकिन उस समय सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि मेरा देश का आम किसान इतना समृद्ध था, उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसको उसकी सालाना वार्षिक से छोड़ दो, इतनी आगे तक की तैयारी रहती थी कि उसको कोई समझ नहीं पाया। केवल अंग्रेजों ने समझ के जो शोषण किया था और उसी नीति को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया, जिसका दुष्परिणाम आज हमको दिखाई दे रहा है। कि आज मैं शर्म के साथ ये कहना चाहता हूं, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। मैं डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, मैं डॉक्टर अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्र स्टेटमेंट और इसी भोपाल से उन्होंने जारी किया, जब वो लगभग 5000 बच्चों से मैंने चर्चा की, लेकिन कोई भी बच्चा किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहिए। ये क्या स्थिति बना दी? ये कांग्रेस का जो षड्यंत्र रहा, जो उसकी मेकअपरस्ती, पेरिस के कपड़े धुलकर पहनने वाले, जिनको आजादी की जल्दी के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान जैसे समझौते करने का काम किया, उन्होंने जो हमारी चाहे कश्मीर समस्या हो चाहे अन्य प्रकार की समस्या हो, उनको जनित करने का काम कांग्रेस ने जो दुष्पाप किया था, गांधी जी को भी नकारा गया, क्योंकि गांधी जी का मैंने बहुत अध्ययन भी किया है और हम सब भी गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी की बात मानना ही उन्होंने उस समय बंद कर दी थी। पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि आजादी के बाद अब कांग्रेस नाम की संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। उसका कोई जिस ध्येय हेतु के लिए वो था, उसका अब हो गया काम। लेकिन उसी के नाम पर ये जो कांग्रेसियों ने रोटी सेकने का काम किया, और लंबे समय, चूंकि प्रारंभ का जो काल था, मैं ये नहीं कहता कि उस समय की स्थिति बहुत, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था और उस समय भी हमारे देश के अंदर 255 करोड़ रुपए की नगद राशि थी जमा, और जो 55 करोड़ रुपया महात्मा गांधी जो पाकिस्तान को देना चाहते थे, उसका घटनाक्रम हम सबको पता है, जिसके कारण देश के अंदर एक बड़ा कांड हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भी मेरा देश आत्मनिर्भर था,
लेकिन इस आत्मनिर्भरता के साथ कुठाराघात यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने। और उसी के कारण पंडित नेहरू ने जो पहली नीति बनाई और उस नीति से लगातार उस समय की हालत बिल्कुल अलग थी, और उन हालत का भी उन्होंने सही आकलन ना करके और एक ऐसी विदेशी परस्त नीति का उन्होंने अनुकरण किया या बनाने का काम किया कि नाम तो वही की वही रख दी, RBC 64 नाम बहुत पुराना है, लेकिन परिवर्तन आज जाके हुआ जिसका हम चर्चा बाद में करेंगे। हम देखेंगे मैं लंबे समय किसानों के संघर्ष और उससे जुड़ा हुआ हूं। उस समय जो मुआवजा की राशि तय होती थी, हंसी लायक थी कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि वो जैसा कहते हैं ऐसा अंग्रेजों ने 1919 में अधिनियम बनाया, 1935 में अधिनियम बनाया, आंतरिक सरकार बनी, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में विधान लागू हुआ। उस विधान लागू होने के साथ वो जो 1935 का अधिनियम था, अंग्रेजों का अधिनियम था, उसको भारत में ला के थोपा गया, और जिसके कारण जो सबसे बड़ी दुविधा आई कि मेरा गांव परतंत्र हो गया। मेरा गांव स्वतंत्र था, वो परतंत्र हो गया। मेरा गांव कैसे स्वतंत्र था? वस्तु में विनिमय का सिद्धांत हम आज से नहीं पढ़ रहे, बरसों से सुन रहे हैं। मैंने भी बचपन देखा है। मैं जिस गांव में, भले ही मैं मालगुजार परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन गांव की सारी स्थितियों को देखा है। हमारे यहाँ वो गांव में सब्जी बेचने वाली भी आती थी, तो सब्जी ऊपर रख के लाती थी, अनाज का हिस्सा किसी घर से लेती थी और लेकर चले जाओ, पूरा सिद्धांत। और जो केवल नमक का जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, उसका यदि हम लंबा अध्ययन करते हैं तो कोई चीज, हर चीज में गांव मेरा आत्मनिर्भर था, पूरी चीजें। यदि गांव में कोई घर बनना होता था तो बड़ा ही घर का गांव का होता था। उसके जो भी सामान, चाहे वो लकड़ी लाना हो, खपड़े गांव में बनते थे, ईंटें गांव में बनते थे, गारा गांव में बनता था, मजदूर गांव में मिलते थे। लेकिन धन रे विकास की परिपाटी बदला गई, परिभाषा बदल के रख दी, और जिसके कारण जो गलत मॉडल हुआ, तो मेरे देश को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब देश आजाद हुआ था तो 255 करोड़ इस देश के खाते में जमा था। लेकिन जब कांग्रेस ने, और विशेषकर गांधी परिवार, जिसको तथाकथित गांधी परिवार केवल नाम का उपयोग कर रहे हैं, वो कोई गांधी नहीं थे और न गांधी है, उस नाम के उपयोग के कारण जो लंबा चला, तो 15 साल चाहे हमारे पंडित नेहरू का शासनकाल देख लें, 17 साल चाहे हम इंदिरा गांधी जी का शासन देख लें, 5 साल राजीव गांधी, 37 साल तो यही हो गए। और इसके अलावा भी चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या कई हो, कांग्रेस नीति सरकारों ने एक ऐसा दुष्चक्र और उसी नीति पर देश को आगे जो कुश्चित चेतना के साथ बढ़ाने की कोशिश की और किसान के साथ जो छलावा करने की कोशिश की, उसके कारण आज मेरे गांव की बेटी के साथ, मेरी किसान की बेटी के साथ, ना तो किसान ब्याह करना चाहता है और ना अपने बेटे को किसी किसान के यहाँ देना चाहता है। ये सबसे बड़ा, आज जहां खेती उत्तम थी उस खेती को अंतिम दौर पे रख दिया। आज मेरे 100 एकड़ का किसान भी हो, 50 एकड़ का किसान भी हो, और वो खेती कर रहा है, और एक लाइनमैन सेल्समैन का भी काम करे, चाहे वो 500 1000 का, चाहे पेट्रोल पंप पे नौकरी करे, यदि उससे परिचय पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मैं नौकरी कर रहा हूं किसानी के प्रति। और इस भाव को लेकर चूंकि हम किसी चीज का रोना ही नहीं रोते रहेंगे। जिस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक समय ऐसा था, लोग कह रहे नीतियों में परिवर्तन की बात, एक समय ऐसा था जब भारत से हर चीज आयात हुआ करती, भारत में आयात हुआ करती थी, जो अंग्रेजों ने कुचक्र रचा उसके कारण, और जो कुचक्र कांग्रेस ने रचा उसके कारण, वो सब चीजें जब भारत में आयात हुआ करती थी, लाल गेहूं तक ऑस्ट्रेलिया से आता था, उस लाल गेहूं के कारण आह्वान किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो किसी पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने आह्वान भी किया इस देश के किसान से कि हमको महंगे दामों में गेहूं लेना पड़ता, लाल गेहूं जिसको पशु तक नहीं खा सकते। और उस संदर्भ में उन्होंने जब आह्वान किया और एक निवेदन और देश की जनता से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, सबसे किया कि एक दिन का उपवास देश के नाम रखो। हम और किसानों से आह्वान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उस समय आप में से बैठे हैं हमारे लोढ़ा जी और सब, उस समय एक दिन का उपवास सोमवार का सबने शुरू भी किया। और किसान को जब उन्होंने निवेदन किया और जो हरित क्रांति का नारा उसके बाद जो प्रचलित हुआ, किसान से कहा कि आप मेहनत से उगाएं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने अपने खून पसीने से इतनी मेहनत की
कि जो हम चीजें आयात किया करते थे, गेहूं हो या अन्य चीजें, आज मेरा देश विश्व का गेहूं का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ये किसान की मेहनत ने बना दिया है। आज मेरा देश उसके कारण, चाहे दुग्ध क्रांति की बात हो, चाहे पीली क्रांति की बात हो, चाहे नीली क्रांति की बात हो, विभिन्न प्रकार के मॉडल भारत में आए, लेकिन किसान को नीचे रखा गया। उन्होंने, कांग्रेस ने, मैं भी मूल्य नियामक आयोग की बैठक में किसान संघ में था, तो उस समय दिल्ली गया और मैंने इस विषय को बहुत जम के रखा और देखा और समझा भी कि उसमें कोई भी किसान अपनी बात रख ही नहीं सकता, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता। मैं तो इस बारे में केवल एक रामायण में चौपाई आती है जो मेरे को कांग्रेस में बिल्कुल सुइटेबल लगती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो 100% लग रही है कि पर घर घालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती है। कांग्रेस ने ठीक जिसके पैर न पड़े बिमाई और वो क्या जाने पीर पड़ाई, इस भाव के साथ कांग्रेस ने केवल कोट वाली राजनीति करी, टाई वाली राजनीति करी। और मेरा किसान जो आत्मनिर्भर था, मेरा किसान जो भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को समृद्ध बनाने में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो मैं किसान के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते और इस संविधान के अंडर में रहकर ये बात कहना चाहता हूं, उस किसान के कारण। क्योंकि महात्मा गांधी के पास जब पहली बार विधान को लेकर, क्योंकि लंबा समय लगा, अंग्रेज तो ये कहते थे कि कोई विधान लिख ही नहीं सकता, जब राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर अंबेडकर उनके पास लेकर आए तो उस विधान को बहुत लंबा पृष्ठ, उसकी बहुत सारी, गांधी जी ने पढ़ा नहीं, उसको केवल एक बात पूछी थी कि इसमें ये बताओ कि गांव और किसान कितनी बार लिखे हैं। पन्ने पलटाने लगे, पलटाओ मत। अंबेडकर जी से कहा पहले देख के आओ और तय करके आओ कि इसमें कितना है। मुझे बड़ा दुख महसूस होता है कि उसके अंदर किसान और गांव का वर्णन नहीं है। और देश की आत्मा, ये मैं नहीं कह रहा, ये गांधी जी, देश की आत्मा मैं नहीं कह रहा, हमारी संस्कृति कृषि मित्र कृषस्व, खेती ही करो, ये कहता हमारा वेद वाक्य, ऋग्वेद की ऋचा हमारी कहती है खेती ही करो। उसको यदि झुटलाने का और ये झूठा शान शौकत में लाने का काम, और जो कर्म करेगा उसको नीचे दिखाने का काम, कर्म से दूर हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने वो पाप किया है। उस पाप को माफ नहीं किया जा सकता। वो तो किसान कर ही रहे हैं कि कांग्रेस को जहां 545 में से 450 हुआ करते थे, 450 में से 43 पे समेट के रख दिया है और आगे क्या भविष्य है हम सब जानते हैं। ये तो किसान ने उसकी दुर्दशा बनाई। लेकिन मेरा निवेदन आज के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कांग्रेस ने जिन नीतियों को भी लागू किया देश के अंदर, उसने 100% जितने भी विभाग जिस दिन से बनाए हैं, उस विभाग की बनाने का कारण क्या था, इसकी गंभीरता को हम सबको, चूंकि ये स्वाध्याय का भी विषय है, पुस्तकालय में हम बैठे हैं, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचार कि हम जब, क्योंकि हम जिस वाद को लेकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ कोई, हम इस वक्त जातिवाद की बात नहीं करते, हम कोई भाषावाद की बात नहीं करते, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम देशवाद हमारा मूल मंत्र है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और सुशासन हमारा मंत्र है। और उस मंत्र को सफल बनाने के लिए जो हमारे सप्रे जी ने गीत दोहराया, चरैवेति चरैवेति, हम उस संकल्प को लेकर, और वो हमारा संकल्प क्या है, वो हमारा संकल्प भारत आत्मनिर्भर है। वो कांग्रेस के जो पाप कि 56% जीडीपी को 6% पर समेटने का काम किया, कोई भी के खेती से सबको दूर करने का काम किया और गांव में रहने के भाव को दूर करने के काम किया, हर प्रकार के, मैं ये दोषारोपण नहीं कर रहा, ये बात सिद्ध कर सकता हूं। और कोई भी, आप किसी भी गांव में जाके देख लें, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख जाए तो शहर की ओर भाग रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कोरोना की महामारी में जब विश्व के सारे गिरजाघर बंद हो गए, सब घर घंटा घर बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, उस समय यदि कोई खड़ा था, देश में खुला था, तो गांव का खेत खुला था, गांव के मजदूर के हाथ खुले थे, और उस मजदूर को ने ही इस देश को नहीं दुनिया बचाने का काम किया है। और जब हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उस विश्व को पालने का काम केवल अन्नदाता कहकर हम उसकी खाना पूर्ति नहीं कर सकते। वो जब मैं किसी किसान की बात करता हूं तो मेरे रोंगटे वैसे ही अपने आप खड़े नहीं होते।
उसको अंदर से जीने का काम मैं कर रहा हूं। मेरे करते ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से लगे हैं। मेरा निवेदन है कि जो कुत्सित पाप और जो तथाकथित दुराचार और अत्याचारों, मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है कि किसानों को जो प्राइज जो उन्होंने तय करी वो प्राइज नहीं देकर और मूल्य नियामक आयोग का गठन गड़बड़ करके जिसको सुधारने का काम, क्योंकि कोई रोग हो तो जाता है लेकिन जाता धीरे धीरे है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस रोग को सुधारने का काम चल रहा है। उसके पहले भी मैं तो ये कहता हूं, एक बात आपको माध्यम से मैं स्मरण कराना चाहता हूं, सारी दुनिया उसको सहज ढंग से समझ सकती, गांव की भाषा में समझाने की चेष्टा करूंगा कि विधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष कुछ शब्द बाद में जोड़े बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और जब एक समान राष्ट्र की कल्पना कर रही है, उसके अखंडता की और उसको न्याय दिलाने की बात जब कोई प्रस्तावना हमारा संविधान कर रहा है, तो उस किसान के साथ ये न्याय क्यों नहीं दिलाएगा? इसका एक बड़ा षड्यंत्र था। इन्होंने न गांव को पढ़ा लिखा रहने दिया, गांव को न रोजगार से युक्त, मैं नहीं कहता, 1857 तक के आंकड़े आप देख सकते हैं, ये मेरे नहीं, अंग्रेजों के, मैं अनेकों किताबों का उदाहरण अध्ययन मेरी रुचि का विषय रहा और मैंने अध्ययन भी बहुत किया, लेकिन उस विषय के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अंग्रेज भी इस भाव से आश्चर्यचकित थे कि भारत आखिर विश्वगुरु यानी विश्व का नेतृत्व तो कैसे कर रहा। तो उसका मूल कारण था कि आप कल्पना करोगे कि हर चीज, गांव आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता के साथ परोपकारी जो हमारी एक चौपाई और आती है। और मेरे से पूरा सेंस यदि पूछे, कोई भी एक वाक्य में पूछे कि पूरी रामायण का एक वाक्य में आप अर्थ बताइए या उसका सेंस से सारांश बताइए, तो मैं कहूंगा कि परहित, गोस्वामी जी कह के गए कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता और किसान से बड़ा परहित करने वाला कोई हो नहीं सकता। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि चाहे पशु पक्षियों की तो छोड़ दो, मेरे दादाजी 27 गांव के माल गुजार उस समय हुआ करते थे, फिर उनका परिप्रेक्ष्य एक परिपाटी बदलाई और फिर उसमें भी उन्होंने बचपन में बहुत सारी सीख हमको दी है। और गांव में खेत काटने भी जाते थे तो ये कहते थोड़े गिराते हुए जाना, क्योंकि बीनने वालों का भी अधिकार है। गांव में जैसे ही अनाज आता था खलियान में तो एक टिप्पू अलग रख देते थे कि ये धोबी का अधिकार है, ये नाई का अधिकार है। पूरा गांव एक परिवार हुआ करता था, उस परिवार को तोड़ने का काम की और ये परिवार को तोड़कर वोट की राजनीति का जो राजनीतिकरण कांग्रेस ने करने की कोशिश की गांव के साथ, वो माफ करने लायक तो नहीं है। लेकिन सुधार अब जरूर होगा, क्योंकि किसी भी शरीर में यदि फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो फोड़ा फुंसी में हम कोई ट्यूब लगा देते हैं या कोई दवाई लगा देते हैं, क्वाड्रिडम लगा देते हैं, तो 2-4 दिन के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं फिर से दूसरी जगह हो गया, फिर लगाया, फिर मिट गया, फिर तीसरी जगह हुआ, रोज फोड़ा फुंसी हो रहा है, इसका मतलब है कि शरीर का रक्त बेकार हो चुका है। तो शुरू से आखिरी तक रक्त बदलना पड़ेगा और उसी बदलने की तैयारी में माननीय मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और वो बड़ा कदम है कि ये 1947 का भारत नहीं है, ये 1950 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा। नॉस्ट्रेडमस एक जर्मन का भविष्यवेत्ता हुआ, उसने कहा है एक देश ऐसा होगा जो 3 तरफ समुद्र से घिरा रहेगा, एक तरफ पहाड़ी से घिरा रहेगा और 21वीं सदी में जाकर वो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज मुझे इस प्रसंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का वो कथन भी याद आता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और वो 21वीं सदी जो मैं देख पा रहा हूं और आज महसूस कर रहा हूं, एक निराशा का वातावरण जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में था, उसको आशा के वातावरण में यदि किसी ने लाने का काम किया है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। एक देश के अंदर युवाओं के अंदर एक अलग प्रकार का जोश, मैं गांव गांव जाता हूं, जो देखते हैं
मोदी जी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने समाज के उस, मैं गांव में रहने वाला, कई प्रकार के दौरे गांव में, यदि वरिष्ठतम अधिकारी हो जाए तो गांव में उसको कहां वहां लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती थी। मोदी जी ने आते से जब स्वच्छता का अभियान की बात कही, शौचालय की बात कही, तो विदेशी मानसिकता वालों ने, विरोधियों ने हमारा दुष्प्रचार और उपहास उड़ाने का काम किया। लेकिन जब मेरी माता बहन लोटा लेके निकलती थी तो वो अकेली नहीं, उसके साथ उसके पूरे परिवार की इज्जत निकलती थी, परिवार की आबरू निकलती थी। उस परिवार की इज्जत को बचाने का यदि किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है और गांव के स्तर पे किया है। जब बरसात होती है तो छत टपकता था, और छत टपकने का काम ये हम सब जानते हैं। टपका को डर शेर से ज्यादा रेत है, ऐसी बचपन में कहानियां हमें सुनाते थे। उसको यदि डर को दूर करने का किसी ने यदि काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पक्की छत देकर, और भारत में 2023 तक कोई भी कच्ची छत का नहीं रहेगा, और प्रत्येक को पक्की छत करने का काम, यानी जो ग्राउंड लेवल का काम करने का 70 साल तक, 65 साल तक इस देश के अंदर कांग्रेस इस विधान को गांव तक नहीं ले जा पाई, उसको ले जाने का वास्तविक काम यदि किसी ने किया है, आप देखेंगे। आप भी गांव के हैं, गांव में कभी गए होंगे, बरसात के अनुभव होंगे। इतनी कीचड़, कहीं के भी गांव में चले जाओ, और वो कीचड़ कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्योंकि कांग्रेस के तो थे नहीं, केवल गरीबी हटाओ का नारा देंगे, हटाने का प्रयास नहीं उसको, क्योंकि जड़ से बीमारी को दूर नहीं करने का काम वो करती थी। लेकिन पहली बार इस विधान को गांव तक लाने का यदि किसी ने काम किया है कि अंतिम उपभोक्ता ही वास्तविक करदाता, जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है और जो अंत्योदय का सिद्धांत हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय और हमारे मनीषियों ने दिया है, वो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो सकता है, उस तक भी, उस कीचा को भी यदि चिंता करने का, और पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से यदि कोई लेकर आया है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए हैं, और गांव गांव सड़क का जाल बिछाया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के लिए वो क्रांतिकारी काम किया है कि पहले किसान साहूकार के कर्जे में दबा रहता था, लेकिन अब मेरा किसान गर्व के साथ कहता, सीना चौड़ा करके, कि मैं किसान क्रेडिट कार्ड है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, और जो भी उसकी जरूरत होती है उसको पूरा करने का काम उसके माध्यम से करता है। मैंने एक बात बताई, उसको आधी बीच में छोड़ी थी कि 255 करोड़ रुपया इस देश की जमा पूंजी में जमा था। कोई भी किसान, आप उठा के आंकड़े देख लो, 1950 में मेरा किसान कर्जदार नहीं था। कांग्रेस ने ऐसी नीतियां चलाई कि लाखों रुपए का कर्ज पर मेरा किसान दब गया, आत्महत्याओं का दौर चल गया। और उस दौर को चूंकि जब ज्यादा असंतोष फैला, जब हमारे कार्यकर्ता नीचे तक गए, सही बात को पहुंचाया, तो मेरे किसान को जिस दिन से ये बात समझ में आई, और उसमें भी भाई मध्य प्रदेश को तो मैं लंबे समय से देख रहा हूं। मैंने दिग्विजय सिंह का वो कार्यकाल भी देखा है कि किसान, चाहे वो गड्ढे की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, और चाहे सहकारिता घोटाले का अंबार लगा था, बिजली का कहीं अता पता नहीं था। 2-2 फेस में जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां लंबा हमने बिजली के आंदोलन किए हैं, और लगातार हम दिग्विजय सिंह के जमाने में लगे हैं। और जे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जिनके बीच में आज भी जाता हूं, मैं उनसे बोलता था भैया 24 घंटे, क्योंकि मैं शासकीय सेवा भी करता, सेवा करते हुए मैंने आंदोलन शुरू कर दिए। और उस समय भी मैं उनसे कहता था कि भैया 24 घंटे गांव में क्या जानवर निवास करते, गांव को समझो। अरे भैया तुम तो 4 घंटे 6 घंटे स्थायी बिजली दिलवा दो, बहुत ही बुरे हालत है, ट्यूबवेल खुदवा रहा, जनरेटर की लाइन लगी, यानी कल्पना नहीं करोगे। मैं उसका व्याख्यान करूं तो 1 घंटे हो सकता है, लेकिन मैं उसके मूल तत्व पर जाना चाहता हूं कि वो युग था कि जब हम ज्ञापन में भी ये कहते थे कि 4 घंटे लिखते थे, 6 घंटे, मैं कहता था 24 घंटे लिखो, हंसते थे। लेकिन पहली बार किसानों की समुचित जो क्रांति और जागृति आई, और उसके कारण मध्य प्रदेश के वर्तमान मुखिया जो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा। हमने पहली बार कहा था कि गुजरात मॉडल लाइए, मैं स्वयं गया था, उस समय माननीय मोदी जी वहां प्रदेश के मुखिया थे, गुजरात के मुखिया थे, और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से हम उस समय मिले, और 2 बार वर्ष में बिजली के बिल लिए जाएं,
और 24 घंटे बिजली कैसे दी जाए उसका पूरा प्रोजेक्ट का अध्ययन हम सब ने उस समय किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लिया और न केवल गंभीरता से लिया बल्कि लागू भी किया। जहां 2 घंटे बिजली मुश्किल थी उस गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का यदि किसी ने काम किया है तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने काम किया है। अब देश की जहां तक बात करते हैं तो कितनी नीतियां, जब मैं एक पंचवर्षीय योजना को उठा के आपके सामने रखूं, बहुत सारी 11 पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल हमारे सामने, आज उसका बात करने का वैसा समय नहीं, लेकिन मैं कभी भी, क्योंकि अब तो माननीय जी मेरे को आशीर्वाद देते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बात और किसानों को मैं लगातार उनके बीच में जा रहा हूं और उस विषय को, किसान को भी उस विषय की गंभीरता को समझ चुके हैं। अब वो किसी झांसे में भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया तुम चाहे कैसे ही मर जाओ, दादाजी भी कहते थे, पिताजी भी, दादी माँ भी ये सब कहती हैं कि कर्जे में, किसी के कर्जे में मत मरो। और अब कर्जा के बिना पैदा नहीं हो रहा। पहले बंटवारे गांव में होते थे, धन दौलत पशुधन सब बंटता था, अब कर्जा ही कर्जा बट रहा है। इस स्थिति को कांग्रेस ने लाए है, उसको दूर करने का यदि कोई काम करेगा या कर रहे हैं तो अभी वर्तमान की केंद्र की हमारी माननीय मोदी जी की सरकार और राज्य की हमारी माननीय शिवराज जी की सरकार, जिन्होंने कितने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मैं एक एक परिवर्तन का छोटा छोटा व्याख्यान करता हूं। एक बात थी कि गांव में यदि मान लो मेरा घर 1 एकड़ में, या गांव में हमारे अध्यक्ष जी गांव में रहते हैं, इनका गांव में 1 एकड़ में घर है, उस 1 एकड़ जो आबादी की भूमि में बना बड़ी हवेली है, उस पूरी हवेली को बैंक में गिरवी धरे या कोई भी साहूकार को वो घर गिरवी नहीं रखे। क्यों? क्योंकि गांव के व्यक्ति को उसके घर पर ही अधिकार नहीं। ये बात 70 साल तक किसी को समझ में नहीं आई। पहली बार यदि किसी को समझ में आई है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर स्वामित्व योजना कि गांव का घर है उस पे गांव के व्यक्ति का अधिकार है, और केवल गांव का अधिकार नहीं, उसको वैधानिक पट्टा देकर और उसको भी लोन का अधिकार और घर का अधिकार रहेगा। इस प्रकार की स्वामित्व योजना इतने साल बाद समझ में आई। साहूकारी की योजना अटल जी के जमाने में समझ में आई, और कितनी ऐसी योजना कि किसान की स्थायी आय हम चिल्ला, कर्मचारी की स्थायी आय होती, उद्योगपति की स्थायी गारंटी रहती, लेकिन ये बात किसी ने विचार नहीं किया। इतने सालों बजट लगेगा, रोना रोते थे। एक बार 76,000 करोड़ का झूठा मूठा कर्जे माफ वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ। सोनिया गांधी जी ने ढिंडोरा पीटा था और ढिंडोरा पीट के लोगों को छल करने का काम किया था, लेकिन बात उससे नहीं है। मेरा किसान स्थायी आय वाला क्यों नहीं रहे? जब एक लाइनमैन या एक अन्य व्यक्ति कर्मचारी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की, यदि कर्मचारी को स्थायी आय का अधिकार है तो मेरे किसान को भी स्थायी आय का अधिकार होना चाहिए। इस विषय को पहली बार कोई ने समझा है तो आदरणीय मोदी जी ने किसान सम्मान योजना देकर समझा है। पहली बार मैं उस बैठक में था गोरखपुर में, माननीय योगी जी हमारे उस समय और माननीय मोदी जी मुख्य अतिथि, उन्होंने घोषणा करी किसान सम्मान निधि की घोषणा कि 6,000 रुपए 1 वर्ष में। और जब ये 6,000, विरोधी क्या कहते, 6,000 में ऊंट के मुंह में जीरा। अरे ऊंट के मुंह में जीरा, तो उस विषय को भी तो समझो कि आपने क्या छल हमारे साथ किया। हम कह रहे हैं कि जो छल है उसको दूर करने का काम करो। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा पाप किया है, मैं उसको पाप को छोटे से मैं समझाऊंगा और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा किसान गेहूं पैदा करता था। अभी हमारे माननीय संचालक महोदय ने बताया हमको कि वो 2 प्रकार के गेहूं होते थे, एक हमारा पानी वाला, एक गैर पानी वाला। यानी विशुद्धतम हम गैर पानी वाला खाते थे, 100% शुद्ध हुआ करता था। और उस गेहूं को यदि 1970 से दशक में नेट में उठा के देखो, तुलना करके देखो, उस समय 1 कुंटल की कीमत 60 रुपया हुआ करती थी। 1 कुंटल गेहूं की कीमत उस समय 1 तोला सोना 12 ग्राम का होता था, अब तो 10 ग्राम का हो गया। 12 ग्राम का तोला 120 रुपया में आता था। आपकी उस समय शादियां और बच्चे हुए होंगे, आपको ज्यादा अच्छे से पता, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। तो 1 तोला सोना 12 ग्राम 120 रुपया में आता था, और 1 कुंटल गेहूं 60 रुपया में, यानी 2 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना। ये कांग्रेस ने जो पाप किया ना, वो यही किया। ये जिसको समझ में आ गया वो कल से
भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव प्रचार करने लगे कि उस हम क्या चाह रहे हैं, हमारा किसान यही तो चाह रहा है कि सबकी महंगाई बढ़ रही, मेरे किसान की नहीं बढ़ी। उसका और एक और दुष्चक्र रचा है, मैं उसको बाद में बखान करूंगा। लेकिन 2 कुंटल गेहूं में यदि 1 तोला सोना 12 ग्राम आ सकता था, तो अब ऐसा क्या हो गया कि हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए और मेरे किसान के साथ घाटा किया है। इसलिए हमारे रोल मॉडल में माननीय मोदी जी ने रखा, हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और इसको लागत का दुगना देंगे। ये संकल्प यदि किसी ने लिया है तो केवल मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। इस विषय को लेकर हम लगातार संघर्ष हमारी दल ने पहले किया है और अब हमारा मत आ गया है और उस मत में हमने उनको लागू करने का काम किया है। इनने दुष्प्रचार किया कि 3 कानून लागू हो गए। अब 3 कानून का अर्थ तो समझ लो कि 3 कानून होते क्या। मैं बहुत सरल भाषा में आज अंग्रेजी में व्याख्यान नहीं करूंगा, गांव का आदमी गांव के प्रकार से ही मैं आम किसान को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल वाला कमोडिटी वाली बात आ रही है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी क्या। उस समय जब मैंने एक बात बताई थी कि उस समय हम लाल गेहूं लाते थे 1955 में कि ये घटना है, उस समय ये नियम बनाया गया, उस समय हम हर चीज आयात किया करते थे। लेकिन आज तो निर्यात की स्थिति तो देख लो कि अभी अभी नमूना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे संगठन आदरणीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जब ये बात उठी, माननीय कमल पटेल साहब ने इस विषय को रखा, हमारे कृषि मंत्री जी ने, तो मध्य प्रदेश में अभी अभी मूंग तुलाई हुई है। और मूंग तुलाई का जो बड़ा परिणाम हमको समझ में आया है कि उस मूंग तुलाई से जो किसान को लाभ हो रहा, उसकी कल्पना किसी को नहीं। उस मूंग तुलाई में किसान को एकदम से भाव आ गया। हमको भी हमारे अधिकारियों ने जो मैं पहली बार जब मूंग तुलाई घोषणा की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर और किसान मोर्चा को भी उसमें सम्मिलित करके और हमारा निवेदन भी उन्होंने स्वीकार किया था। तो वहां जो रिकॉर्ड आ रहे थे 6 लाख मीट्रिक टन के कि भाई इतनी मूंग हुई है, लेकिन आज आंकड़े देखते हैं तो 12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा केवल मूंग हो गई है। ये किसान उत्पादन को हम देखते हैं तो हमारी मोदी जी की नीतियां यानी केंद्रीय सरकार की नीतियां, कृषि नीतियों में जब हम व्याख्यान करेंगे तो अनेकों प्रकार के व्याख्यान उसमें हो सकते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा होगी। नहीं ठीक है, आप बात पूरी करिए। बात पूरी समय आप तो समय बता दो कितने में समाप्त करना है, भी समय है, आप चिंता नहीं। तो उस समय जो उन्होंने लागू करने का काम किया था, उस समय 1955 में अलग स्थितियां थी आवश्यक वस्तु अधिनियम की। आज बिल्कुल अलग स्थितियां। आज मेरा देश, मैं कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, लोग कुछ भी कहें, हम विश्व की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के अंदर रखे हुए, हम विश्व के 7वें नंबर के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हैं। हम 17% पॉपुलेशन केवल और केवल भारत में है। लेकिन जब खेती की भूमि की बात आती है तो 2 से 3% का जल इस देश के अंदर जिसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, उस जल का भी सही उपयोग नहीं करवाने का काम। राजा रजवाड़े से लेकर सारे आंकड़े यदि हम उठा के प्रदेश के देख लें तो सारे आंकड़े जब हमारे सामने दिखाई देते हैं तो केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचित मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। लेकिन जब से किसान का बेटा मध्य प्रदेश के मुखिया बने, किसान पुत्र जैत का बेटे जब मध्य प्रदेश के मुखिया बने, उनको चिंता, क्योंकि उन्होंने हल भी चलाया, बखर भी चलाया, नारी भी चलाई, ऊरा भी है, सब चीज वो जानते हैं। और उस दर्द को उन्होंने समझा, क्योंकि किसान का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है। और उन्होंने 7 लाख हेक्टेयर भूमि को 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम किया है। और न केवल 42 लाख पर सीमित होने का काम किया है, अभी अभी एक प्रोजेक्ट की तो मैं ही बहुत दिन से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उनने अभी 2204 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे 3 जिलों के लिए, हमारे नरसिंहपुर के लिए, होशंगाबाद के लिए और छिंदवाड़ा, जिसका बहुत समय से प्रतिबंध माननीय कमलनाथ जी ने लगा रखा था, वहां से भी स्वीकृति करवाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। 7 लाख हेक्टेयर को 42 लाख पर पहुंचाने को, उसको भी 65 लाख हेक्टेयर पर इस 2 वर्षों के अंदर ले जाने का काम माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है।
मेरा निवेदन है कि कांग्रेस में नेता बहुत मजबूत हो गए, और वो नेता ऐसे मजबूत हो गए कि कितने घर भरे हैं कि बहुत डर लगता है उनको। जैसे विदेशी पैसा की बात आती तो सारे पैसे कांग्रेसी कांप जाते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए कि नहीं हम माफियाओं को समाप्त करेंगे, तो कांग्रेस घबरा गए। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए कि हम चाहे वो नदी मैया हो, आप कल्पना करेंगे, कोई सोच सकता है इस भोपाल में बैठ के भी कि कभी नर्मदा मैया का पानी भोपाल में कोई पी सकता है? कोई सोच सकता है? इस बार हमने कुंभ के पिछले बार का कुंभ जब हमने देखा क्षिप्रा मैया के अंदर हमारे उज्जैन में, वही कर्मस्थली में भगवान कृष्ण की वो अध्ययन स्थली में, तो हमने देखा तो क्षिप्रा मैया को भी यदि साल भर बहाने का किसी ने काम किया है तो हमारी नदी जोड़ो और नर्मदा मैया की योजना ने किया है, वो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया है। ऐसे चाहे देवास हो, वहां भी पानी देने का काम इस दूरगामी योजना के साथ, क्योंकि तात्कालिक लाभ से काम चलेगा नहीं, हमको दूरगामी योजना, और दूरगामी योजना आत्मबल और मनोबल के साथ। विरोधी कहने को कुछ भी कहते रहे, और मैं तो एक बात और कहता हूं भैया, हाथी जब चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उन पर कुत्तों के कारण हाथी अपना मार्ग ही बदल ले और वो चलते। क्योंकि मोदी जी पर जिस प्रकार की बातें आ रही और शिवराज जी पर भी जो बातें करने की हमारे विरोधियों ने कोशिश की, वो केवल बातें ही बातें हैं, क्योंकि उंगलियां छोटी पड़ गई, नाखून इतने बढ़ गए, और कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। ये विषय हमको समझ। वो कैसा है कि जब हाथी चल रहा, तो मैं तो ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भैया, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि कुत्ते क्यों भौंकते हैं। जब मैंने उसकी मीमांसा की तो मैंने उसको और अंदर से समझा, भाई हाथी तो चल रहा है, लेकिन जो हाथ जोड़ रहा है, आओ गणेश भगवान का रूप मानते हैं हाथी जी को, और वैसे भी हमारी संस्कृति पूजने की परंपरा है, तो हम पशु संस्कृति यानी हमारी देवी संस्कृति का वो अंग है, हम उनको देवता मानते हैं। तो आज सब आदमी उनके हाथ जोड़ते हैं, आ जाओ कुछ पूजन करते हैं, कुछ फल फूल खिलाते हैं, तो उससे चिढ़ के वो कुत्ते भौंकते भैया। वो चिढ़ते, अरे यार ये कैसा हाथी, ये जा रहा है और इसके सब हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए वो भौंकने का काम है। लेकिन हाथी चलते जाता है उसी भांति जिस प्रकार मोदी जी हमारे चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी न कुत्ते भौंकने की चिंता कर रहे हैं और न स्थिति वालों के कारण रोक रहे हैं। उनका तो भारत को परम वैभव के पथ पर ले जाने का लक्ष्य है, और उसको वो ले जाकर रहेंगे। इसी विषय को लेकर वो निरंतर अबाधित गति से चलते जा रहे हैं। विरोधियों ने इल्जाम लगाने की कोशिश की, और कैसे इल्जाम लगाने की कोशिश की कि इन्होंने बालाकोट पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, इन्होंने उरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। अरे हम पर प्रश्न चिन्ह नहीं, उस मीमांसा में, क्योंकि किसानों का विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस विषय को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। 3 कानूनों के मामले में एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता कि जैसे नदी में बाढ़ आती भैया, नदी में बाढ़ आई, आप भी नदी मैया के कोई किनारे होंगे, मैं नर्मदा जी के किनारे का हूँ। नर्मदा मैया में बाढ़ आती है जब भयंकर, तो कभी कभी उसमें घर भी चले जाते हैं, पेड़ भी चले जाते हैं, और पेड़ क्या है, डूबता नहीं है, बहता चला जाता, वो खड़ा अब बहता चला जाता, उसमें ही सांप बह रहा है, तो सांप भी जाके नदी पे लिपट जाता है। एक आदमी डूबने वाला है, वो भी उस पेड़ पे लिपट जाता है। कोई बिच्छू है, वो भी पेड़ पे लिपट जाता है। कोई यदि पशु है, वो भी पेड़ पे, आने सब के सब उस बाढ़ से बचने के लिए किस पे लिपट जाते हैं, उस पेड़ पे। लेकिन भैया ना तो सांप आदमी को काटता है, ना बिच्छू चूहा से झूमता है, कोई किसी से नहीं झूमता। क्यों? क्योंकि वो संकट में है। ये भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन की बाढ़ चल रही है, और ये बिच्छू और सांपों से अब कुछ होने वाला नहीं है। हम तो अपने ध्येय में सफल होंगे। ये लक्ष्य लेकर जब 3 किसान कानूनों की बात पहली बार आई, इसलिए सेशनल कानून इसलिए बनाया कि आप जिस चीज को हम आयात किया करते थे उसको निर्यात करना। हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक, हम दलहन और तिलहन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मेरा मध्य प्रदेश कई चीजों में, चाहे धनिया में हो, चाहे सोया में, बीन में हो, इन चीजों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन और बड़ा लक्ष्य लेकर हम, हमारा देश और हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। यानी विश्व के अग्रणी जब खेती की व्यवस्था हम देखते हैं। मैं एक और बात
आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये शोध और अध्ययन का विषय क्यों स्वाध्यायी लोग यहां पर हैं, वो है कि जब जीडीपी की 6 कृषि करुणा अवार्ड, और ये केवल हमने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पाए हो, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं। माननीय शिवराज सिंह जी ने 6 कृषि करुणा अवार्ड किसानों की ताकत पर, किसानों की दम पर, उनकी मेहनत पर, उनके पसीने पर पाए। और कैसे पाए हैं भैया, कि उस समय जो कृषि करुणा अवार्ड मनमोहन सिंह जी ने पहली बार देने की पहली बार दिया, तो उसको उत्पादन के नाम से ही तो दिया। कितना उत्पादन हुआ, और ये उत्पादन की बढ़ोतरी कैसे हुई? तो जब हम उसके, चूंकि मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, तो मैंने उसके अध्ययन में गया, तो पूरे विश्व में शोध का विषय, और आपसे भी निवेदन मेरा कि इस पर शोध करवा। 18% से लेकर 22.5% की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश के बजट में केवल और केवल खेती के सेक्टर की है, किसानों के सेक्टर की है। ये देश नहीं, विश्व के, जहां अमेरिका जैसा देश 1 से 1.5% जहां पर किसान है, जहां पूरे यूरोप के देश उठा के देख ले, चाहे जर्मनी देख ले, ब्रिटेन देख ले, इनकी जो खेती की हिस्सेदारी बहुत कम हुआ करती है। पूरे देश में जहां खेती की जीडीपी घट रही है, वहां मेरे मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में आशा की किरण है। मैं 2 सामान्य उदाहरण आपको रखूंगा। मैं किसानों के बहुत सारे संगठनों में रहा और काम करता हूं, मेरे को कई बार बुलाया। अभी मैं इस कोरोना काल के पहले की बात बता रहा हूं। हरियाणा में मैं उस समय अध्यक्ष नहीं था, उपाध्यक्ष था। हरियाणा में मैं गया किसान संगठनों की बैठक में। वहां तमिलनाडु और दक्षिण भारत के किसान भी थे, केरल, कर्नाटक, वहां से भी किसान थे, पश्चिमोत्तर भारत से थे, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह के किसान थे। मध्य प्रदेश से हम भी, हमारे साथ 3 जने और वहां पर बुलाया भैया, सब लोगों को बोलने का नंबर आ रहा अलग अलग राज्यों का। और जब मुझे बुलाया गया मध्य प्रदेश की ओर से, दर्शन सिंह बोलेंगे, हम जैसे ही उठे, हरियाणा के एक सरदार जी खड़े हुए। अरे भाई, मध्य प्रदेश के किसान को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो किसान ही मुख्यमंत्री है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात जब गुजरात में सुनते हैं तो हम गर्व के साथ हमारे मध्य प्रदेश के बारे में फूल पड़ते हैं। ये बात जब मोदी जी के बारे में अमेरिका की पत्रिका लिखती है कि भारत नहीं, एशिया नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अच्छा व्यक्तित्व यदि कोई है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। ये बात यदि किसी ने कब कहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम इन विरोधियों से नहीं, हम उस आत्मबल के सिद्धांत पर, जहां स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास कर लो, उससे काम नहीं चलने वाला। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मबल सारे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। और मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, विल यू व्हाट यू वांट टू बी, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कहने से करना भला होता है। और एक और कहावत चलती है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, कि मैं केवल अपने कारण बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं विदेशी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पाकिस्तान का मीडिया भी यदि हमारे मोदी जी से घबराता है तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। यदि हमारे देश में कोई घटनाक्रम होता है और विदेशों में हमारे इधर यदि कोई अन्य प्रकार का आतंकवादी घटना हो जा, अब तो मोदी जी के जमाने में बातें छोड़ दो, बम फूटना ही भूल गया, समझ में नहीं आ रहा। पहले जब मैं अध्ययन करता था, मैं भी यही भोपाल में पढ़ा हूं, इस कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को भी मैंने टॉप किया है। उस समय जब देखो, जब बम का डर ये भी लगे कि भैया कहीं भोपाल में नहीं फूट जाए, वो कई ऐसी घटनाएं, वो डर तो स्थायी रूप से यदि हमेशा के लिए समाप्त हुआ है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर आए तो यही विषय आया कि उन चीजों का जो हम निर्यात कर सकते थे, आयात और निर्यात में अब बदलाव हो रहा है। अब हम जिन चीज को आयात करते थे, मैं गया अभी झाबुआ के गांव, एक गांव है रामपुर, वहां पर एक पाटीदार किसान, झाबुआ कहते हैं, ये आदिवासियों का जिला, वहां पर मुझे अतिथि बनाया गया, बहुत सारी चीजें पूछी। मैंने कहा 1 एकड़ में कितनी लागत और लाभ क्या कर लेते हो भैया? बोले हम 10 से 12 लाख का लाभ 1 एकड़ में कमा लेते हैं। मेरे को आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं मानता, मैं किसान को मंत्री, इतना लाभ कैसे होता? बोले, मैंने कहा आप तो मेरे को एक बात बताओ, आप टमाटर की खेती कब से कर रहे हैं? बोले भैया हम 43 सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं। उनका टमाटर सीधा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाता है। मैं समझ गया कि अनुभव के आधार पर, क्योंकि किसान से बड़ा
कोई वैज्ञानिक हो नहीं सकता। आज अमेरिका दावा कर ले, आज रसिया दावा कर ले कि मैं 2.5 मिनट में सारे विश्व को, अब तो अणु परमाणु सब बन गए हैं, सारे विश्व को नष्ट कर दूंगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं बना जो अन्न का एक दाना पैदा कर सके। वो अन्न का दाना पैदा करने वाला मेरा किसान। दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं बना जो मशीन में चारा भर दे, भूसा भर दे और सानी भर दे और दूध पैदा कर दे। ऐसा नहीं, वो दूध पैदा करने वाला मेरा किसान। और इसलिए मैं उससे बड़ा वैज्ञानिक किसी को नहीं मानता। उसने उस समय से भगवान बलराम जो इस कृति की को विश्व में संचालित करने का काम जिन्होंने किया, विश्व में नहर देने का काम जिन्होंने किया, नए गेहूं के बीज देने का काम जिन्होंने किया, जो अच्छे गौ के संवर्धन के साथ खेती देने का काम किया, इसलिए इस एक्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि अब हम निर्यात करने की हालत है, इसलिए उस एक्ट में बदलाव जरूरी। एक बात आ रही है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दुष्प्रचार किया गया कि खेती की कॉन्ट्रैक्ट चली जाएगी। अरे ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है और ये अब कांग्रेस का जमाना भी नहीं है, ये अब मोदी जी और शिवराज जी का जमाना है। अब किसान कोई अपमान नहीं झेलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये फसल की फार्मिंग। इस साल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभी मोदी जी ने और हमारी कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, हमारे गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के गौरव है, उनके नेतृत्व में खरीफ की फसलों के पहले रेट घोषित कर दी गए। अब मेरा किसान सुरक्षित हो गया कि मुझे कौन सी फसल लगाना जिसके दाम मुझे अच्छे मिलेंगे। फसल का, वास्तविक फसल का दाम क्या हो, इसकी कीमत यदि उसको पहले पता चल जाए किसान को, तो वही फसल वो लगाएगा। ये काम उस एक्ट के माध्यम से माननीय मोदी जी ने किया। दुष्प्रचार कर रहे हैं। तीसरा दुष्प्रचार किया कि भैया अब तो प्राइस एश्योरेंस तो ये हो रहा है, लेकिन भैया मंडी बंद हो जाएंगी। तो मंडी कैसे, एपीएमसी बंद हो जाएंगी, मंडियां कैसे बंद होंगी जब देश की कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंडियां ना तो बंद हुई थी, ना होंगी और ना हो रही हैं। जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा, टैक्स घटाने का काम किया। अब एक देश एक बाजार का सिद्धांत जो दिया, ये साधारण सिद्धांत नहीं था। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस को भी कि जब उस समय इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया था नरसिम्हा राव के जमाने में, और जब इन्होंने एक ऐसी नीति दी थी कि अब तो भाई भारत में एक इस प्रकार की सरल नीति का संचार करना पड़ेगा, और एक विजन 2020 जारी किया था मनमोहन सिंह के जमाने में, 2020 यानी 2020 में। उस विजन 2020 में किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया था कि अब खेती में किसान की जीडीपी घटाई जाएगी, उसको 6% पर सीमित किया जाएगी, उसमें भी 3% उद्यान की वानिकी पर की जाएगी और 3% केवल खेती पर की जाएगी। और जिसके बारे में जो मैं अबुल कलाम की बात बता रहा था, वो ही उस चीज का मर्म है कि इस खेती को कैसे घाटे में लाया जाए। तो इस खेती को यदि फायदे का धंधा कोई बना सकता है, तो इन्हीं कानूनों के माध्यम से देश के किसान को उसको वाजिब हक दिलाकर माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार, और उसमें भी बीमा की नीति कभी विचार नहीं किया था। उपहास उड़ते थे, 54, 58, 1.5 रुपया 2 रुपया। पिछली सरकार में कांग्रेस की में यही मंत्री गए और मंत्री ने धार में जाके सर्टिफिकेट बांटा, 2 रुपया किसान को मुआवजा मिला, बड़ा सर्टिफिकेट। हंसी वाली बात, 2 रुपया मुआवजा, ये कौन सा तर्क है? हमारी सरकार ने तय कर दिया है अब 5,000 से कम किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये कानून में सम्मिलित कर दिया है। ये सम्मिलित कर दिया है कि अब जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, यहां लगभग 1,06,00,000 किसान हैं, उसमें से जो 5 एकड़ से 2.5 एकड़ से कम वाले किसान हैं 48 लाख, और करीबन 28 लाख किसान 5 एकड़ से कम वाले। तो इस प्रकार से मिला के 76 लाख किसान से ऊपर तो केवल सीमांत और छोटे कृषक हैं। अब उनके लिए कोई अधिकार देने की बात करते हैं, तो जब 6,000 रुपया उन्हें दिया, तो हमारी मध्य प्रदेश के मुखिया जब चौथी बार बने, कोविड का काल चल रहा था, तो 4,000 आपके माध्यम से किसान कल्याण निधि कर। अब 10,000 रुपए की राशि वो
2 एकड़ के किसान को कितनी मान होती है ये कांग्रेसियों को नहीं पता, ये कांग्रेसी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार एक किसान एक नई चप्पल 2-4 साल में खरीद लेता है, वो भी समझता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। उस किसान की हालत को ये नहीं समझेंगे। ये केवल ट्विटर और फेसबुक पर अपनी राजनीति चलाने वाले हैं, ग्राउंड पर नहीं जाने वाले लोग हैं। जिस दिन से अध्यक्ष बने, आप सबके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से, किसान कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने अन्य संगठनों के माध्यम से मैंने लगभग 568 सभाएं अभी तक कर चुका हूं जिस दिन से अध्यक्ष बना, और अभी भी मैं करके आ रहा हूं। भाई साहब से मैंने माफी मांगी थी, इसीलिए मांगी, और अभी भी मैं इसके बाद तुरंत जाने वाला हूं। मैं दिन और रात प्रेरणा से जब चरवेती का मंत्र लिया है, तो ये मंत्र दिखाने का हम अपने संकल्प को जब गढ़ने की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं हार और जीत केवल मन की सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हम ठान क्या रहे हैं? हम ठान रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उस आत्मनिर्भर भारत में एक कल्पना की है 1 लाख करोड़ का बजट केवल खेती के एफपीओ सेक्टर को देने का काम केंद्र सरकार ने किया। 10,000 एफपीओ, और ये एफपीओ की कल्पना क्या? आत्मनिर्भरता की तो भाषा ही नहीं समझ। कांग्रेस आत्मनिर्भरता ने स्वयं का घर भर ले, वो ही उसकी आत्मनिर्भरता है। हमारी आत्मनिर्भरता नहीं, जब तक उस अंतिम व्यक्ति का मान मर्दन, ये जिस समय, क्योंकि ये वही पार्टी है जो राजा और रंक को बराबर रख सकती है, ये रजवाड़ों से नहीं, ये तो किसान से चलने वाली पार्टी है। एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। उस एफपीओ में आत्मनिर्भरता के माध्यम से मैं तो ये 100% दावा करता हूं कि आत्मनिर्भरता कोई विदेशी चाबी से या विदेशी पद्धति से नहीं आई। आत्मनिर्भरता हमारे गांव से आई, हमारे किसान से आई। मेरे गांव का किसान का पढ़ा लिखा लड़का, कई किसान के ऐसे उदाहरण आ रहे हैं मोदी जी की मन के बात में, हमको बहुत सारे उदाहरण भी मिल गए और हम भी ऐसे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ऐसे मॉडल। अभी मैं बरेली में गया, एक किसान का बेटा नौकरी छोड़ के, बड़ी नौकरी का पैकेज था 18 लाख का, उसको छोड़ के गांव में उन्नत तकनीकी की खेती उसने शुरुआत करी। मेरे एक अभिन्न मित्र है, उनने अभी 1 साल पहले नौकरी छोड़ के खेती की ओर डेयरी चलाने का काम उन्होंने किया, और उसको उन्नत लाने का काम। हम शिक्षा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं? हर व्यक्ति आईएएस बन जाए या पढ़ा लिखा बाबू हो जाए, उससे काम नहीं। एक अच्छा इंसान कैसे बन जाए, और इसके लिए उस शिक्षा नीति में भी यदि बदलने का। मैं कल माननीय राज्यपाल जी से मिला और मैंने इस विषय को रखा कि खेती को अनिवार्यता विषय बनाया जाए। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया, हमारी सरकार ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने अभी संकल्प लिया, मेरी चर्चा उनसे भी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, कि शिक्षा भी अब मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कृषि को शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये बड़ा कदम। हम कहते हैं कि गांव के बेटे को, क्योंकि प्रैक्टिकल सबसे बढ़िया चीज है, प्रैक्टिकल आपको व्यवहारिक शिक्षा देनी पड़ेगी, और व्यवहारिक शिक्षा किसान से बड़ी कोई दे नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं उस किसान के ऋण से कोई ऋण हो नहीं सकता। और मैं तो, क्योंकि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, और बीज उगाने के खातिर वो धरती मैया पूछ रही, अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में। और 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में, और सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं, हम भारत को विश्व का गुरु बनाएंगे। इस भाव के साथ हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आगामी समय में चाहे वो 3 कानून की बात, चाहे एफपीओ के माध्यम से, मेरा किसान ही उत्पादक है, मेरा किसान ही संरक्षक है, और मेरा किसान ही वितरक है, मेरा किसान ही फैक्ट्री का मैनेजर रहेगा, मेरा किसान ही फैक्ट्री का मालिक बनेगा, मेरा किसान और मेरा गांव ही देश में ये छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से 300 किसान का ग्रुप, 500 किसान का ग्रुप, इन सबको जब हम बनाएंगे, तो उससे इस एफपीओ के माध्यम से इस देश के अंदर एक नई क्रांति और नई ऊर्जा, और देश फिर से विकसित, जो बीमारू राज्य को विकसित राज्य लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और उस विकसित
राज्य को भी सबसे नंबर 1 पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी इन किसानों के माध्यम से, जो जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ी उसके माध्यम से, और जो शोध का विषय है कि 18% से लेकर 22.5% की जीडीपी विश्व की कहीं की इकोनॉमी में नहीं है, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में 22.5% किसानों की जीडीपी है। इस बात का शोध आपके माध्यम से और कृषि यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। हम एक बड़ा आयाम, मैंने इंटेलेक्चुअल ग्रुप से भी बात करी है, विभिन्न प्रोफेसरों से, उनकी यथाशीघ्र बैठक होने वाली, आपको भी मैं उसमें आमंत्रित करूंगा। एक खेती की विधिवत नीति जिसकी पॉलिसी जो मध्य प्रदेश में कारगर है और जो पूरे देश के अंदर कारगर है, इस कोरोना जैसे काल में भी सबसे ज्यादा उत्पादन और उसके खरीदने का यदि किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ये देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। आज आप सबने बुलाया है और इस संदर्भ में कि भारत की नीति और कृषि नीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पंडित नेहरू और कांग्रेस ने जो पाप किए थे उनको धोने का काम करती है, सुधारने का काम करेंगे तो माननीय मोदी जी करेंगे। और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह का नाम ही मत लेना, किसान रोने लगते हैं। और मैं तो ये कहता हूं हमारा काम तो आसान होता है, जहां दिग्विजय सिंह निकल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने आप आ जाती है। तो दिग्विजय सिंह ने जो दुर्दशा खेती की करी थी, आज मेरा किसान गर्व के साथ कह सकता है 3 फसल पैदा करने का काम, सिंचाई को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम, अधोसंरचना को मजबूत करने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा किसान मध्य प्रदेश के मुखिया पर विश्वास कर रहा है, मेरा किसान राष्ट्र के मुखिया पे भरोसा कर रहा है और हमारा संगठन पूरी गति के साथ किसानों को, और जो भ्रम जाल है उस भ्रम जाल को, मध्य प्रदेश में तो किसी प्रकार का कोई भ्रम है भी नहीं है, होने की संभावना भी नहीं है, वो भ्रम आएगा भी नहीं। और जो कृत दिल्ली में हमको दिखाई दिया हमारे गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को, वो निश्चित ही कठोरता पूर्वक हर राष्ट्रभक्तों, क्योंकि किसान कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, किसान से बड़ा कर्मठ कोई नहीं हो सकता, तो किसान कभी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। इसलिए हमको हमारे देशवासियों के उस विषय को समझ में आ भी गया है और मैं आपके माध्यम से उनको समझाना भी चाहता हूं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र, मैं तो ये कहता हूं, जब भगवान बलराम और भारत माता के मंदिर हम जब उसको देखते हैं तो चाहे मेरा घर खंडर हो जाए, चाहे मेरे घर का दीपक बुझ जाए, लेकिन भारत माता का ये पावन पुनीत मंदिर, भगवान बलराम का ये पावन पुनीत मंदिर, ये किसानों का पावन पुनीत मंदिर, ना तो इसको खंडर होने देंगे, ना इसका दीपक बुझने देंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करवा के रहेंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। इसी ध्येय के साथ आप सबने बुलाया, आप सबके मन में बैठे उस परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, नमदा मैया की। अध्यक्ष जी, 2 चीजें आप